क्या आपको पता है, अगर डॉक्टर आपको सुई देने के पहले सुई को ऐसे ऐसे ना करे तो आप खतरे में आ सकते हो। और जापान में एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कभी भी जग कर जापान को खत्म कर सकता है। आई नो फालतू बात लग रही होगी, लेकिन इसके बारे में जानोगे तो चौंक जाओगे आप। और अगर आपका अंगुली कट कर अलग हो जाए किसी भी एक्सीडेंट में, तो क्या लाइफ टाइम के लिए अंगुली कट चुका होगा या वापस आ जाएगा? ये सब और ऐसे ही और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। लेट्स बिगिन। डॉक्टर की सुई और मौत। जिंदगी में एक न एक बार आपने डॉक्टर के सुई का दर्द जरूर सहा होगा। सुई देने के पहले सुई को ऐसे 2 बार मारते हैं, फिर थोड़ा सा लिक्विड निकालते हैं, उसके बाद आपको डॉक्टर सुई लगाते हैं। ऐसा क्यों? जब डॉक्टर्स दवाई के डब्बे से दवाई सुई के अंदर खींचते हैं तो दवाई के साथ साथ हवा भी आ जाता है सिरिंज के अंदर, एयर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। डॉक्टर सुई को 2 बार ऐसे इसलिए मारते हैं ताकि सुई के अंदर मौजूद एयर बबल्स ऊपर के तरफ चले जाएं। सारे ऊपर मौजूद एयर बबल्स पूरा बाहर निकल जाएं। इसके लिए सिरिंज से थोड़ा सा लिक्विड बाहर पुश कर देते हैं और फिर आपको इंजेक्शन पड़ती है। आपके अंदर सिर्फ मेडिसिन घुसनी चाहिए, हवा नहीं। बाई चांस अगर आपके ब्लड में हवा चला जाए तो वो आपके शरीर के अंदर हो रहे खून के बहाव को ब्लॉक कर देगा। ब्लड में रॉ एयर कभी भी नहीं जाना चाहिए। और यही कारण था कि क्यों डॉक्टर सिरिंज को ऐसे से 2 बार अंगुली से मारते हैं और थोड़ा सा लिक्विड निकालते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ स्टाइल है डॉक्टर्स का, पर नहीं माय फ्रेंड, एवरीथिंग इज अ रीजन। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे न्यू फियर अनलॉक्ड। सुई लेते समय डॉक्टर ने ठीक से हवा नहीं निकाला तो फिर तो गया मैं। कई लोग अगली बार सुई लेने समय डॉक्टर को बोलेंगे कि डॉक्टर साहब वो एयर बबल निकाल दिया है ना, तब डॉक्टर आपको ऐसे देखेगा, बोलेगा डॉक्टर हूं मैं, मरने मत सिखा नहीं तो पिछवाड़े पे सुई दे दूंगा। एक्चुअली में डॉक्टर लोग इस बात के लिए फुल्ली कॉन्शियस रहते हैं। वो सालों की पढ़ाई में इस बात को हजारों बार पढ़ते हैं, इसलिए टेंशन ना लो। बिना एयर बबल्स निकाले दुनिया का कोई भी डॉक्टर सुई दे ही नहीं सकता आपको। अगर आपका अंगुली कट के अलग हो जाए तो टेंशन ना लो। अगर आपका हाथ का अंगुली कट गया, अलग हो गया किसी भी कारण से, शायद एक मशीन का पार्ट गिर गया या कैसे भी, तो क्या सब खत्म? आपका अंगुली तो जिंदगी भर के लिए चला जाएगा, है ना? नहीं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फिंगर कट जाने के बाद लाइफ टाइम हाथ बिना उस फिंगर के रहेगा, लेकिन ऐसी नेगेटिव हालत तभी होगी जब आप समय पे हॉस्पिटल ना पहुंच पाओ। आपका अंगुली अगर आपके शरीर से अलग भी हो जाए और अगर आप अपने कटे हुए अंगुली को लेके टाइम पे यानी 1 घंटे के अंदर यानी 30 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गए, तब इमरजेंसी सर्जन आपके कटे हुए अंगुली के ब्लड वेसल्स और नर्व्स को कनेक्ट कर देगा, जिससे कि आपके कटे हुए अंगुली में ब्लड फिर से जाने लगेगा। और हर एक बीतते दिन के साथ साथ आपकी सेंसेशन बढ़ती जाएगी और कुछ महीनों के अंदर आपका फिंगर हमेशा के लिए जुड़ जाएगा और पहले ऐसा हो जाएगा। पर अगर हॉस्पिटल टाइम पर नहीं पहुंच पाए तो फिर अंगुली को फेंकना पड़ जाएगा। सोचो, कटे हुए अंगुली को फेंक रहे हो मिट्टी में, फेंकने के बाद आपके हाथ का कटा हुआ जगह भर जाएगा और नया अंगुली कभी भी नहीं आएगा, बस एक जगह गोल हो जाएगा पूरा भर के। देखो, सांप काट दे, किसी का सांस चलना बंद हो जाए या अंगुली किसी वजह से हाथ से अलग हो जाए, इन सब केसेस में टाइम पे हॉस्पिटल जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही कारण है कि जिस लोकेशन में हॉस्पिटल सामने अवेलेबल है वहां की प्रॉपर्टी या जमीन के दाम आसमान छू जाते हैं। हॉस्पिटल से दूर रहने वाले लोग के केस में 50% ऑफ द टाइम कुछ भी इमरजेंसी होने पे इंसान सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता। कितनी वियर्ड बात है, 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज हैं अवेलेबल, पर 7 मिनट या 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। अभी तक किसी ने नहीं किया ये। 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता एज अ बिजनेस, बट सो कॉल्ड नॉन प्रॉफिट वालों को तो ये करना चाहिए। नॉन प्रॉफिट, चाहे कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने आप को ऐसे दिखाती है जैसे कि लोगों की सेवा में तत्पर है, अरे सर्विस, लेकिन असल में सबको प्रॉफिट चाहिए। बिजनेस में कोई सेवा की बात करे तो बोलना चुप,
बड़का सेवा। किसी स्टार्टअप को सेवा प्रूफ करके दिखाना है तो 10 मिनट्स एम्बुलेंस सर्विस खोल के दिखाओ। किसी भी चीज में से बिजनेस निकालना एक मेन मोटिव होता है, इसलिए नॉन प्रॉफिट पेपर पे तो नॉन प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको भी पता होगा अच्छे से कि ये उतना नॉन प्रॉफिट नहीं होता है। भारत में नॉन प्रॉफिट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल रतन टाटा जी है। इन्होंने पब्लिक रिकॉर्ड्स में जितना वेल्थ डोनेट किया है, वो अगर डोनेट नहीं करते तो भारत के सबसे अमीर इंसान होते ही। अभी 2024 में तो ऐसी कोई सर्विस नहीं है, पर मुझे उम्मीद है दुनिया का कोई ना कोई बंदा 10 मिनट्स एम्बुलेंस सर्विस जरूर लाएगा। द मिस्ट्री बिहाइंड व्लादिमीर पुतिन वॉकिंग स्टाइल। अगर आप रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के चलने के स्टाइल को देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि उनका एक हाथ एक जगह पर रहता है और दूसरा हाथ बहुत ज्यादा मूव करता है। वो ऐसा क्यों चलते हैं? इनके चलने के स्टाइल को देखकर कई थ्योरीज आई, जैसे उनको कोई बीमारी है, जैसे पार्किंसंस डिजीज, जिसका एक सिम्टम ये होता है एक हाथ का इनएक्टिव होना। लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त। व्लादिमीर पुतिन जी, अजीब लग रहा ना, रशिया में जी नहीं यूज होता है, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन इस स्टाइल में इसलिए चलते हैं क्योंकि वो 16 साल तक एक केजीबी ऑफिसर थे और रशियन ऑफिसर्स को ऐसे ही वॉक करने के लिए ट्रेन किया जाता है। उनके मैनुअल में ये वॉकिंग स्टाइल दिया जाता है। रशिया के बाकी हाई लेवल पुलिस ऑफिसर्स भी इसी तरह से चलते हैं। एक स्वैग से चलने का स्टाइल होता है, ये चलने का एक आर्टिस्टिक तरीका होता है। ये एक ऐसा स्टाइल जिसमें इंसान डोमिनेंट लगता है, इंटिमिडेटिंग लगता है, और यही स्टाइल रशिया के पुलिस ऑफिसर्स फॉलो करते हैं। बिफोर पीपल यूज टू ब्रश टीथ। आप बस 5 साल ब्रश ना करो, 5 साल बाद आओगे तो कहोगे फैक्ट एग्स, तुम्हारे चलते मेरे सारे दांत निकल गए। मतलब ब्रश नहीं करने से आपका सारा दांत पीला काला होकर गिर चुका होगा। पर टूथब्रश और टूथपेस्ट तो हाल की चीज है। कुछ 400-500 साल पहले टूथब्रश और टूथपेस्ट आया था, पर 50,000 साल या 1,00,000 साल पहले चलते हैं। झिंगा लाला हु के टाइम पर चलते हैं। आदि मानव के समय कोई टूथपेस्ट नहीं था, वो लोग ब्रश नहीं करते थे। वो लोग सिर्फ उठते थे, हंटिंग करते थे, फलों को तोड़कर लाते थे, खाते थे, फिर सो जाते थे, फिर रिपीट। तो उनका दांत पीला काला होकर क्यों नहीं गिरता था? देखो, आज के दुनिया में हम जो खाना खाते हैं उसमें से 60% प्रोसेस्ड फूड होता है। चीनी जो हर चीज में यूज होता है वो प्रोसेस्ड फूड है। मैदा प्रोसेस्ड है। इनफैक्ट आटा जो आता है वो भी कंप्लीटली नेचुरल नहीं होता है। सब्जियां केमिकल फर्टिलाइजर से उगाया हुआ, यानी अभी के समय में खाना ट्रूली नेचुरल नहीं होता है। पर झिंगा लाला हु के समय, यानी आज से लाखों साल पहले, आदि मानव के समय, जब टूथपेस्ट नहीं था तब इंसान फल खाता था, मीट भी खाता था। तो आजकल के तरह तेल मसाला का उपयोग नहीं होता था। चिकन को सिर्फ पका कर खाया जाता था, यानी जो भी था नेचुरल स्टाइल से था। तो अगर आज के समय में अगर आप नेचुरल स्टाइल से खाना शुरू कर दो तो अभी भी बिना टूथपेस्ट और टूथब्रश के आपके दांतों को कुछ भी नहीं होगा। पर इसके लिए ट्रूली नेचुरल खाना खाना होगा। जब प्रकृति ने इंसान को बनाया था तब उसने ये डिसाइड थोड़ी किया था कि इंसानों को टूथपेस्ट की जरूरत पड़ेगी। टूथपेस्ट तो इंसानों की क्रिएशन है। तो यही कारण था कि पुराने जमाने में टूथपेस्ट नहीं होने से भी जिंदगी भर दांत नॉर्मल कैसे रहता था, बिकॉज ऑफ ट्रूली नेचुरल फूड। लेकिन आज के समय टूथपेस्ट कुछ सालों तक यूज ना करो तो आपका दांत ऐसा हो जाएगा। टाइटैनिक से अरबपति बनने का म्यूजियम वालों का सपना सपना ही रह जाएगा। यह है टाइटैनिक के मलबे का क्लोजअप इमेज। इसमें जो व्हाइट कलर का कुछ आपको दिख रहा है, ये टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का बाथ टब है। ये 30 साल पहले का फोटो था और ये रहा लेटेस्ट फोटो जिसमें उसी जगह का बाथ टब गायब है। इसे किसी ने गायब नहीं किया है, बल्कि समुद्र के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाथ टब को धीरे धीरे खा गए हैं और वो इस पूरे शिप के मलबे को भी खा रहे हैं। और वैज्ञानिकों के कैलकुलेशंस के हिसाब से आज से करीब 20 साल बाद, यानी 2044 साल के आसपास, अगर वैज्ञानिक फिर से टाइटैनिक के मलबे वाले जगह पर जाएंगे तो देखेंगे वहां कुछ भी नहीं है।
क्योंकि 20 सालों में पूरा टाइटैनिक गल चुका होगा और समुद्र के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना पेट पूजा करते हुए टाइटैनिक को खत्म कर चुके होंगे। इसी बात को जानने के बाद कई लोगों ने ये चाहा कि ये ऐतिहासिक मलबा समुद्र में रहकर सड़कर गायब हो जाए, उसके पहले इसको निकाल देते हैं, म्यूजियम में रख देते हैं। जिस म्यूजियम में टाइटैनिक का मलबा रखा जाएगा वैसी म्यूजियम में तो कमाई और बिजनेस वर्ल्ड क्लास होगा। पर टाइटैनिक को समुद्र से निकालने के प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि समुद्र के नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और बहुत एडवांस्ड मशीन्स बनानी होगी टाइटैनिक को निकालने के लिए। और इसको निकालने में जो अरबों डॉलर्स लगेंगे उतना म्यूजियम को कमाने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। यानी म्यूजियम कैश बर्न करेगा 100 सालों तक। तो टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से निकालना प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए दुनिया के सारे लोगों ने टाइटैनिक के मलबे को पीसफुली वहीं छोड़ दिया है। सारे मैथमेटिशियंस ने जिंदगी झंड कर रखी है सिवाय एक को छोड़ के। देखो, मैथ्स ज्यादातर लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। जो मैथ्स में अच्छे हैं वो तो मेरे को गुस्से वाले फेस से देख रहे होंगे अभी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरे 1 लाख व्यूज में से 5 से 10,000 लोग ही मैथ्स में अच्छे होंगे। बाकी 90,000 स्टूडेंट्स को मैथ्स हेडेक लगता होगा। आई नो, ये यूनिवर्सल सच्चाई है। अब जो है सो है। मीन्स मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ब्रेन का सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है। इतिहास के हर मैथमेटिशियन ने मैथ्स को कॉम्प्लेक्स बना डाला है, पर एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक अच्छा काम किया है। इन्होंने क्या किया है? देखो, इतिहास में हजारों साल पहले से ही जब इक्वल टू लिखा जाता था तो EQUALTO ऐसे पूरा लिखना पड़ता था। अब छोटे से छोटे चीज में इज इक्वल टू लिखो, ऐसा सिस्टम था। पर साल 1557 में रॉबर्ट रिकॉर्ड ने मैथ्स में EQUALTO के बदले नया 2 लाइंस का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें दोनों लाइंस इक्वल थे यानी बराबर थे। और ऐसे ही जन्म हुआ द फेमस इक्वल टू साइन का। यानी पीपल बिफोर 1557 ISEQUALTO और पीपल आफ्टर 1557 जस्ट 2 लाइन जो आपस में समान है। उसके बाद से आज तक यही साइन यूज होता आ रहा है। पर इस साइन के डैडी थे ये रॉबर्ट रिकॉर्ड, इकलौते मैथमेटिशियन जिन्होंने मैथ्स को थोड़ा सा सिंपल बनाने में मदद किया। जापान का शांत मॉन्स्टर जो कभी भी जग सकता है। जापान देश में आए दिन भूकंप, सुनामी आते रहते हैं। दुनिया भर के कई लोगों का मानना है कि रहने के लिए जापान का कोस्टल एरिया दुनिया के सबसे रिस्की जगहों में से एक है। सुनामी के डर के साथ साथ एक और बड़ा दानव पनप रहा है जापान में। यहाँ पर एक माउंटेन है जो कि जापान के शहरों से एक विशाल दानव की तरह दिखता है, और वो है ये माउंट फूजी। इसमें एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कभी भी फट सकता है और पूरे शहर को तबाह कर सकता है। ये लास्ट बार साल 1707 में फटा था और उसके बाद 300 साल बीत चुके हैं। अभी तक लकीली शांत है और इतिहास में बीते 2500 सालों में ये 75 बार फट चुका है। और इसका नेक्स्ट इरप्शन नेक्स्ट 40-50 साल में रैंडमली कभी भी हो सकता है। मेरे घर के सामने अगर वोल्केनो वाला पहाड़ होता तो आज ही अपने मैं घर को बेचने चला जाता और कब का भाग चुका होता। लकीली इंडिया में एक्टिव वोल्केनो सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, लेकिन जापान के कई मुख्य शहरों के पास ये माउंट फूजी मौजूद है। अपना इंडिया बेस्ट है सही में। ना इंडिया में कोई खास वोल्केनो है, ना अफ्रीका की तरह अनरेगुलेटेड जंगल्स है जहाँ से कोई भी जानवर आ जाएगा, और भी बहुत कुछ है। इंडिया इज बेस्ट। बचपन से जाना गया झूठ का करेक्शन। आपके शरीर में सबसे मजबूत मसल कौन सा है? इसका उत्तर 90% से भी ज्यादा लोग टंग देंगे, यानी जीभ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है ना। ये ले एक चट। टंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल नहीं है, आपको गलत जानकारी बताई गई है। शरीर का ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है द मैसेटर। आपके फेस एरिया के अंदर यहाँ द मैसेटर मौजूद है और इसके पावर के कारण ही आप खाना चबा पाते हो। ये 25 केजी तक का फोर्स पैदा कर सकता है और शरीर का सबसे मजबूत मसल द मैसेटर के चलते ही आप ऐसे ऐसे कर पाते हो।
और पावर जनरेशन के मामले में पूरे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है ये। स्ट्रॉन्ग किस पैरामीटर में मापा जाता है? वो है पावर जनरेशन, कितना फोर्स पैदा कर सकता है। तो यही है वो पूरे शरीर में। द मिस्टेक ऑफ 72%। हिंदी में एक ऐसा लाइन है जिसे 72% लोग फ्लो में गलत बोल देते हैं। क्या आप भी उन 72% में से एक हो या 28% सही बोलने वाले में से एक हो? लेट्स टेस्ट इट। वो लाइन है जानबूझकर। ज्यादातर लोग कहते हैं तूने ये जानबूझकर किया है, तूने ये जानबूझकर किया है, लेकिन असल में वो जानबूझकर होता है। तूने ये जानबूझकर किया है, ऐसा सिर्फ 28% लोग बोलते हैं। तूने ये जानबूझकर किया है, ऐसा 72% लोग बोलते हैं। हाँ, दोनों में से कोई भी बोलो, फर्क थोड़ी पड़ता है कुछ, लेकिन जस्ट एक कैजुअल सा स्टैट था ये, और क्या। तो ये थे आज के सारे अमेजिंग फैक्ट्स। ऐसी और फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। वीडियो को शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।